जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वोल्टा क्लासेस जूनियर एंड हियर आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की पहले चैप्टर यानी कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम आपने क्लास 8 के तक इकोनॉमी पढ़ी नहीं थी। अब ये पहली बार आप इकोनॉमी पढ़ने आ रहे हो, तो जब आप इकोनॉमी पहली बार पढ़ने आ रहे हो तो आप इस चैप्टर में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, ठीक है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आप देखिए द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आप पढ़ेंगे इंडिया को एक विलेज की तरह नोटिस किया जाएगा। ठीक है, और हम पूरे इंडिया के प्रोडक्शन एक्टिविटीज की एक विलेज के एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरा का पूरा नॉलेज देखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि 8th तक इकोनॉमी था नहीं, 9th में इकोनॉमी आई है, तो आपको सबसे सिंपल तरीके से एनसीईआरटी जो समझा सकती थी वो एक विलेज इकोनॉमी के थ्रू समझा सकती थी। एक छोटे से गांव में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी हैं, रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, कनेक्टिविटी भी है, सारी चीजें हैं, जिससे कि आपको ये लगेगा कि ये एक इंडिया का छोटा सा रूप है। और इसी रूरल इंडिया के एग्जाम्पल के तहत हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझेंगे। कैसे समझेंगे कि लैंड एक फिक्स्ड कैपिटल होता है या फिर लैंड कितना फिक्स्ड है और हम उसमें ज्यादा इनोवेटिव नहीं हो सकते हैं। इनोवेशन ही हमको बता सकता है, लेकिन एक हद तक ही। उसके बाद से हम अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज पढ़ेंगे, उसमें हम टर्शरी लेवल की, सेकेंडरी लेवल की अलग अलग एक्टिविटीज पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर की समरी ये है कि आपको एक विलेज के थ्रू पूरे कंट्री की इकोनॉमी समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, आप इसको चाहो तो मैं ये सेम अंडरलाइन वाला अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। तो अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। मैं चैप्टर के एक एक लाइन वाइज नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर आपका ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और लाइन वाइज तो इकोनॉमी का जो लाइन वाइज लिखा हुआ है बहुत सिंपल लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा ओवरऑल, और फिर आप एक रीडिंग से पूरा का पूरा बुक समझ जाओगे। सो दिस वीडियो विल बी शॉर्टर बट येट लॉन्गर, बिकॉज मैं पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, the purpose of this story is to introduce some basic concept relating to production, and we go through a story of a hypothetical village called पालमपुर। हाइपोथेटिकल मतलब होता है काल्पनिक, मतलब एक इमेजिनरी विलेज है पालमपुर नाम का, हमारे इंडिया के एक छोटे से गांव का वहाँ पे एक प्रतिबिंब टाइप का लिया गया है। ठीक है, और वो उसका नाम है पालमपुर। अब पालमपुर में क्या क्या होता है? पालमपुर में फार्मिंग होती है, डेयरी एक्टिविटीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती है, छोटे छोटे स्केल के बिजनेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं। ये सारी चीजें एक गाँव में स्थित है। मतलब गांव आपका क्या है? इनफ डेवलप्ड है। इनफ डेवलप्ड होने का मतलब कि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है। अब कनेक्टिविटी अच्छी है का मतलब, देखो 3 किलोमीटर पे पालमपुर से एक रायगंज का शहर है। अब शहर, गांव में सारी चीजें आपको नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आपका शहर पास में है, 3 किलोमीटर दूर है, और आपका रोड अगर सही है तो आना जाना बहुत ईजी है। उसमें भी आपको यहाँ दिखेगा कि बुलक कार्ट चलते हैं, तांगास चलते हैं, बोगीज चलते हैं। अब तांगास तो आपको लोग देखे ही नहीं होंगे। तांगा क्या होता था कि आज के 10 साल 15 साल, मेरे भी बचपन में मैंने कुछ ही देखे हैं, उसके पहले मैंने सुना है कि काफी ज्यादा हुआ करते थे। तांगा होता था कि आगे घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, वैसे बैलगाड़ी को बैल खींच रहा है और बोगी को भैंसे खींचती थी। जैगरी मतलब होता है गुड़। अब समझ लो कि रायगंज जाने के लिए पालमपुर वाले इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते थे, जाते थे। अब उस पे पीछे टाली पे, ट्रैक्टर टाली जो आजकल आती है तो टाली हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बैलगाड़ी में पीछे वाला जो होता था उसमें भी टाली में सारा सामान भर लेते थे और ले जाते थे। 3 किलोमीटर दूर, ज्यादा टाइम लगता नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही सारी गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल थी, जीप थी, ट्रैक्टर थी, ट्रक थी, सारी सुविधाएं थी। द विलेज सीम्स टू बी अ मॉडर्न वन। आपको ये एक मॉडर्न विलेज की तरह दिखेगा। क्यों मॉडर्न विलेज की तरह दिखेगा? देखो, पालमपुर है फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर भी है, अच्छा खासा कनेक्टिविटी है, इरिगेशन फैसिलिटीज है। ये सारी चीजें एक गांव में है। मतलब गांव जो है वो काफी इम्प्रूव्ड है, मॉडर्न है, डेवलप्ड है। उसके बाद से हम आते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी पे। देखो प्रोडक्शन क्या होता है? जब भी किसी हम चीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसको प्रोडक्शन होता है। अब सर्विसेज में देख लो, आप ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना। ठीक है, आप प्रोडक्शन तो कुछ ना कर रहे हो ना, आप सर्विस ही प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्शन तो हो रही है। और अगर आप गांव में सपोज कर लेते हैं कि एक नमकीन का हमने फैक्ट्री खोल दी है, छोटे से नमकीन का, केवल गांव भर के लोगों को केटर करने के लिए हमने नमकीन का छोटा सा फैक्ट्री डाल दिया वहां पे, तो वो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अब उस नमकीन के फैक्ट्री के एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कैसे एक नमकीन का फैक्ट्री हमको एक फैक्ट्री या फिर एक बिजनेस के प्रोडक्शन के फैक्टर्स बता सकता है। तो आइए मैं आपको बुक में पढ़ाने से पहले समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
4 प्रकार के आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है लैंड। अब अगर मुझे नमकीन की फैक्ट्री गांव में बनानी है, तो मुझे सबसे पहले चाहिए होगा जमीन। वो मैं किराए पे लूँ या अपनी जमीन हो, लेकिन मुझे जमीन चाहिए ताकि मैं वहां पर अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकूं। तो सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड। उसके बाद से दूसरा आता है आपके पास लेबर। अब मान लो अगर मैं लैंड ले लिया, ठीक है, वहां पे फैक्ट्री में बनवाने वाला हूँ, तो मुझे फैक्ट्री बनवाते समय भी लेबर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद से कुछ हमको चाहिए कि सुपरवाइजर करने के लिए भी, उस मशीन को सुपरवाइज करने के लिए, लोगों को सुपरवाइज करने के लिए भी, प्लस कुछ लेबर चाहिए जहाँ पे हम उन लेबर से नमकीन बनवाएंगे, पैक करवाएंगे। तो ये सारा लेबर, अब इसमें इंटेलिजेंट लेबर भी आएगा, मैनुअल लेबर भी आएगा। थर्ड जो है आपका, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल लिख लो या फिजिकल कैपिटल लिख लो, जैसे भी, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, इसके नाम में समझो। फिक्स्ड है मतलब कि जैसे मैंने जमीन तो ले ली, अब जमीन पे जो बिल्डिंग बनवाई वो ऐसे उड़ तो जाएगी नहीं, वो रहेगी फिक्स्ड। तो बिल्डिंग हमारा आ गया फिक्स्ड कैपिटल में, ठीक है। वैसे ही जो टूल्स हैं, जो मशीन बनाने के लिए, जो नमकीन बनाने के लिए टूल्स यूज करेंगे, वो भी फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। वैसे ही जो हम फैक्ट्री में मशीन्स लगाएंगे वो भी फिक्स्ड कैपिटल में। एक बार मशीन के लिए मशीन तो चलने नहीं लगेगी, ठीक है, मशीन वहीं पे है, हम लोग उससे नमकीन बनाए जा रहे हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल हो गया। और इसी में आएगा आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब एक स्किलफुल लेबर, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज अ वेरी नेसेसरी थिंग आजकल के जमाने में तो बहुत। अब ह्यूमन कैपिटल को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अभी हम इंडिया एज अ यूथ कंट्री, ठीक है, आज के 30-40 साल बाद हम एजिंग पॉपुलेशन बन जाएंगे। मतलब मैं और आप जो भी हम अभी समय हम एक यूथ है और आप आने वाले यूथ हो। तो अगर जितना हम अभी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना और किसी कंट्री में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा यूथ अभी इंडिया में है। इसीलिए हमको यंग पॉपुलेशन कहा जाता है। अब यंग पॉपुलेशन का एक सबसे बड़ा फायदा होता है ह्यूमन कैपिटल का। मतलब अगर आप सभी लोग अगर अलग अलग स्किल्स रखते हैं और उस स्किल को और एनहांस करते हैं, हार्नेस करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है अपने देश के लिए। हम अलग अलग फैक्ट्रीज डालेंगे, अलग अलग स्टार्टअप्स खोलेंगे, जिससे हमारे कंट्री की इकोनॉमी दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगी, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके बारे में तो अगला चैप्टर आपका ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझा दिया। अभी देखिए, ये है आपका बुक में दिया है फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमारी नमकीन वाली फैक्ट्री हो गई, उसमें पहला रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, पहला रिक्वायरमेंट है लैंड, दूसरा रिक्वायरमेंट है लेबर। अब देखो लैंड की भी क्या बात है, लैंड की ऐसी बात है कि अगर मुझे, आप लोग जितने लोग गुड़ अगर बनते हुए देखे होंगे, तो गन्ना जो होता है वो एक फैक्ट्री में ऐसे उसको क्रश करके फिर उसका जूस निकाल के जैगरी बनाई जाती है। तो वो जो जैगरी है वो बनते समय बहुत बदबू करता है। अब अगर मुझे गुड़ वाली फैक्ट्री डालनी है तो क्या मैं किसी चौराहे पे डाल पाऊंगा, बताओ। अगर मैं चौराहे पे डालूंगा तो वहां का आसपास का सारा मार्केट का इलाका बदबूदार हो जाएगा, जो वेस्ट निकलेगा उससे गंदगी फैलेगी, ठीक है। तो लैंड का मतलब ये नहीं है कि मैं लैंड कहीं भी ले ले रहा हूँ, जहां पे मुझे उससे रिलेटेड रिसोर्सेज मिल जाए, जहां पे ठीक ठाक वेस्ट डंपिंग यार्ड मिल जाए, और जहां पे ऐसा हो जिससे कि डेली मार्केट एक्टिविटीज में, डेली लाइफ में बाकी लोगों को, बाकी नॉर्मल जनता को कोई उससे दिक्कत ना हो, उसको हम डालेंगे लैंड, ठीक है। अब इसी में नेचुरल रिसोर्सेज भी आएंगे, वाटर आएगा, फॉरेस्ट आएगा, मिनरल आएगा। अब द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर मैंने आपको समझा दिया, एजुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए और मैनुअल वर्क के लिए भी वर्कर्स चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में आप देखो, फिजिकल कैपिटल में यहाँ दिया हुआ है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है फिक्स्ड कैपिटल में कि ये कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, कई सालों तक आप इनको यूज कर सकते हो। और अगर आप रॉ मटेरियल में चलोगे, अब रॉ मटेरियल में क्या है कि मुझे नमकीन बनाते के लिए बेसन वेसन चाहिए, मैदा वैदा चाहिए, नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, तो ये जितनी भी चीजें चाहिए वो पैसे से आएंगी। तो मनी इन एंड और रॉ मटेरियल जो हम डेली यूज में खपत करेंगे, मतलब वो खत्म होता जाएगा आता जाएगा, खत्म होता जाएगा आता जाएगा, तो इसीलिए वो वर्किंग कैपिटल में आएगा आपके, ठीक है। एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा हो गया वर्किंग कैपिटल, और तीसरा आपका यहाँ पे आ गया ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल भी मैंने आपको समझा दिया है, अपने डेमोग्राफी से समझा दिया है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। अब हम स्टोरी ऑफ पालमपुर के तहत अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। अब हमारे गांव में या फिर अपने इंडिया में
1960s की अगर बात करें तो 75% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, ठीक है, वो खेती करते थे। अब एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी बात है कि लैंड जो होता है वो फिक्स होता है। अब मान लीजिए किसी गांव में, ये गांव है, ठीक है, इस गांव में इतना खेत है, मान लो एक साइड पे सिर्फ घर है, एक साइड पे सिर्फ घर है, ठीक है, ये वाला पूरा इलाका जो है आपका वो लैंड है जहां पे खेती होती है। अब इस गांव में मैं चाहूं तो भी कहां से, मैं इन घरों को तो हटा नहीं सकता, इन घर को मैं हटा नहीं सकता, तो जितना मेरे पास लैंड है मैं इनको कल्टीवेबल लैंड बना सकता हूँ। मान लो यहाँ पे कहीं कुछ कचरा वचड़ा रखा होता है, हम देखते हैं गांव में कई तो ऐसी जमीनें होती हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, ठीक है, तो सपोज कर लो इतना दूर ये जो है यहाँ पे भी कुछ नहीं उगता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं उगता है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये एरेबल लैंड नहीं है, कल्टीवेबल लैंड नहीं है। तो हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि इन लैंड को भी कल्टीवेबल बना सके, ठीक है। अब इस लैंड को भी कल्टीवेबल बनाने के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड मतलब इतना ही होगा, अब इससे बड़ा लैंड नहीं बन सकता है, तो हमको इसी में ऐसे क्रॉपिंग करनी पड़ेगी कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। अब इसी लैंड इज फिक्स्ड वाले में आपके पिछले पेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, इसमें देखना आप लोग, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इस गांव में 450 फैमिलीज हैं, ठीक है, इस 450 फैमिलीज में 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड को वो करती है, ओन करती है। हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है कि जो अपर कास्टेज हैं वही मेजॉरिटी ऑफ द लैंड को ओन करते हैं। अब ऐसा क्या है कि 450 फैमिलीज में 80 यानी कि लगभग 5 गुना, मतलब 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अपर कास्ट है, और यहाँ एससी जो है वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन मेजर लैंड ओन करती है और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन मेजर वहां पे लेबर की तरह काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एक आगे आप लोग के दिया हुआ है, ये वाला है, नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पे ध्यान दीजिएगा, ये देखो, ये हमारे पालमपुर विलेज का कल्टीवेबल लैंड का वो दिया हुआ है कि पालमपुर विलेज में ये कुछ छोटे छोटे खेत है, ये कुछ उससे बड़े हैं और ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो होता क्या है कि जो लोअर कास्ट पीपल है उनके पास छोटे छोटे खेत हैं और जो अपर कास्ट लोग हैं उनके पास बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है। मैंने अभी पढ़ाया आपको कि अपर कास्ट लोगों के पास मेजोरिटी ऑफ द लैंड है, तो अगर आप अपर कास्ट लोगों की देखोगे तो यहाँ पे 50% ऑफ द लैंड 1 2 3 4 5 6 6 फैमिलीज ने ही 50% ऑफ द नियरली लैंड कवर किया है, और यहाँ पे देखो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 24 लोगों ने शायद 1/6 भी कवर नहीं किया है। तो लोअर कास्ट पीपल के पास थोड़ी कम जमीन होती थी और हायर कास्ट पीपल के पास 1960s में ज्यादा जमीन होती थी। अब हम अपने पहले उस पे चलते हैं कि लैंड इज फिक्स्ड, वहां से पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, लैंड इज फिक्स्ड, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन शैली के लिए या फिर जीवन चलन के लिए 75% लोग, 75% लोग खेती करते हैं। अब अगर 75% लोग खेती करते हैं तो हमारे पास तो जमीन तो फिक्स है, उसमें कितने ही लोग खेती कर पाएंगे, यानी कि यह हो सकता है कि वहां पे ज्यादा लोग, एक ही लैंड पे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, ठीक है। तो वो तो चलिए हम आगे आगे इकोनॉमी में पढ़ेंगे, अभी हम आते हैं अपने लैंड इज फिक्स्ड पे। तो रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, हम फार्म प्रोडक्शन कितना बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि कुछ यहाँ पे कचड़े वाला जमीन है, यहाँ पे तो कुछ उगाया ही नहीं जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि यहाँ पे भी उगा सकते हैं, यहाँ पे भी उगा सकते हैं, इन पूरे खेतों में उगा सकते हैं। लेकिन ये जो घर वाला इलाका है, ये जो घर वाला इलाका है, हम इसके अंदर तो लगा नहीं सकते भाई, लोग रहने के लिए भी तो चाहिए, हम उगा किस लिए रहे हैं, खाने के लिए, रहने के लिए। तो मेरा सबसे मेन आपको याद रखना है कि लैंड इज फिक्स्ड, आप उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड, जो वेस्ट लैंड है जहाँ पे नहीं उगाया जाता है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको बेशक कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद कोई फर्दर स्कोप नहीं है आपको फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बढ़ाने का या फिर अपने फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने का। तो जमीन जो है वो तो फिक्स है, यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में दिया गया हुआ है बीघा, गुइठा, ये सब। अब आपके भी गांव में कुछ कहा जाता होगा, कट्ठा, बीघा, गुइठा, अलग अलग तरीके से, इंडिया के रीजनल डाइवर्सिटी है ये तो, कि अलग अलग भाषाओं में एक हेक्टेयर को कुछ भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ आप लोग पता कर लीजिएगा कि क्या कहा जाता है 100 स्क्वायर मीटर को। उसके बाद से आते हैं, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर
द मोर फ्रॉम द सेम लैंड। इसका मतलब यह है कि अगर हम देखें कि एक ही जमीन है और हमने अभी पढ़ा कि फिक्स्ड है वो, तो क्या एक ही जमीन से हम ज्यादा क्रॉपिंग कर सकते हैं? क्या उससे प्रोडक्शन का फायदा उठा सकते हैं? तो बिल्कुल उठा सकते हैं। आप देखेंगे कि इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हम यूपी के वेस्टर्न पार्ट को लेते हैं एग्जाम्पल में, सपोज कर लेते हैं कि वहीं पे अपना पालमपुर स्थित है, ठीक है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, पूरा का पूरा लैंड जो है घर वाले इलाके को छोड़ के पूरा लैंड ही कल्टिवेबल है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, ऐसे कुछ भी खाली नहीं छोड़ा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स को ज्वार एंड बाजरा। अब बारिश के समय में ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, ठीक। दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड। ज्वार और बाजरा को वो लोग कैटल को खिलाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा बुलक कार्ट्स, बोगीज, इन सब में कैटल्स को खाना खिलाना पड़ेगा, प्लस डेयरी एक्टिविटीज भी है तो दूध गाय को भी खिलाना पड़ेगा। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। देखो आप लोग देखोगे तो रेनी सीजन में ज्वार एंड बाजरा, ठीक है। बीच वाले टाइम में अक्टूबर से दिसंबर तक पोटैटो, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक पोटैटो। और फिर विंटर्स में रबी सीजन इसको कहा जाता है, ठीक है, सोन विथ वीट। रबी में वीट हो गया। अब इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए। देखो जब विंटर्स में जाओगे तो उसको राबी क्रॉप कहा जाता है, विंटर सीजन में राबी क्रॉप कहा जाता है। अब देखो इससे इसको याद रखना, सूर्य की पर्यायवाची होती है रवि, और रवि से आपको याद रखना है राबी। ठंड में हम किस चीज का ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं? सूर्य निकलने का, ठीक है। ठंड में हम सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं? सन के निकलने का। तो इसीलिए हमको सन के निकलने का इंतजार है अपने क्रॉप्स के लिए भी। तो विंटर सीजन यानी कि राबी क्रॉप विंटर सीजन में होता है। और हमको ठंड में क्या खाने का मन करता है? ज्यादातर गरम गरम रोटियां, ऐसे फूल फूल के गरम गरम रोटियां हैं, वो खाने में मजा आएगा। तो ठंड में राबी क्रॉप, रबी का हम इंतजार करते हैं गरम गरम रोटियों के लिए, तो वीट उगाया जाता है ठंड में। एग्जाम्पल हो गया विंटर सीजन का, फील्ड्स आर सोन विथ वीट, ठीक है। उसके बाद से फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट। अब मान लो मेरा है लैंड है, मेरे पास मैंने 100 किलो गेहूं उगा दिया है। अब 100 किलो गेहूं में मेरे घर पे रहते हैं 10 लोग, मैंने रख लिया 20-30 किलो अपने पास रख लिया, ठीक है, और बाकी मैं बेच आया। अपने पास क्यों रखा मैंने? ताकि मेरे भी घर में आटा अब थोड़ी खरीदना है, मैं गेहूं उगा रहा हूँ, मैं आटा कहीं से क्यों खरीदने जाऊँ? मैं अपने लिए शुद्ध गेहूं रखूंगा, उसका शुद्ध आटा बनवाऊंगा, खाऊंगा। तो मैं कुछ पार्ट ऑफ द अपना क्रॉप अपने पास रखूंगा और बाकी जो है वो मार्केट में बेच दूंगा, ठीक है। wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। कहाँ बेचूंगा? अगर मैं पालमपुर में रहता हूँ तो रायगंज में। मैं मार्केट वाले इलाके में ही तो जाके बेचूंगा, क्योंकि मेरे गांव में लगभग हर कोई वीट उगा रहा है, तो वो मुझसे क्यों खरीदेगा? खरीदेगा रायगंज का शहर वाला बाबू, जिसके पास लैंड नहीं है, उगा नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद से सुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, सुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन साउथ। कुछ लोग होते हैं जो लोग शुगर केन भी उगाते हैं। अब शुगर केन उगा रहे हैं हर साल, उसको वो लोग मिठा बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, लेकिन वो सरप्लस जो होगा वो बेच देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, द मेन रीजंस व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो है ना, वो एग्रीकल्चर का मेन पार्ट है। सिस्टम ऑफ इरिगेशन में आपको, आप लोगों ने बचपन में 8th क्लास में पढ़ा होगा, आप लोगों ने ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रिप इरिगेशन में मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, ठीक है। अब इस पे ऐसे पाइप लगी हुई है, पाइप के खेत, हर फसल के ऊपर ऐसे ऐसे होल है, ठीक है, ऐसे ऐसे होल है, और इसी होल में से पानी जो है वो गिरता रहता है, ड्रिप वाइज गिरता रहता है। अब इससे फायदा क्या होगा? कई बार जब ज्यादा पानी गिर जाता है तो फसल का टॉप सॉइल जो होता है वो भी रिमूव हो जाता है, सॉइल इरोजन का एक वो भी कारण होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी जम जाने के कारण भी फसल खराब हो सकती है। फिर पानी कई बार टॉप सॉइल को ले गई तो वो बीज ही उठा के ले गई। ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि एक लिमिटेड वाटर ही आप अपने पास से खोलोगे और वो
डेजिग्नेटेड प्लांट पे जाकर के गिरेगा, उस पर्टिकुलर प्लांट पे जाके गिरेगा। जितनी रिक्वायरमेंट है आपने उतनी पानी डाली, फिर पाइप बंद कर दिया, पानी आना बंद हो गया, जितना रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही मिल गया। ऐसे ही एक स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है जिसमें ऐसे ऐसे पानी जाता है, आप लोग पार्क्स में देखे होंगे, ऐसे ही इरिगेट किया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हम जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही दे रहे हैं, टॉप सॉइल को इरोड होने से बचा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पालमपुर में इतनी खेती हो किस कारण से रही है? इतनी खेती कि हम लोग गन्ना भी उगा ले रहे हैं, आलू भी उगा ले रहे हैं, हम लोग सब्जियां भी उगा ले रहे हैं, गेहूं भी उगा ले रहे हैं, ज्वार बाजरा भी उगा ले रहे हैं अपने कैटल्स के लिए। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि वहां पे सिस्टम ऑफ इरिगेशन बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि वहां पे पंप सेट हो सकता है ड्रिप इरिगेशन भी यूज होता हो। तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, बिजली आ गई है। बिजली आने का मतलब क्या है? बिजली आने का मतलब है कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ इरिगेशन पर्शियन व्हील्स were till then used by farmers to draw water। उसके पहले पर्शियन व्हील्स यूज होते थी, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक करंट ट्यूबवेल हैं वो मच फास्टर आपका इरिगेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इरिगेट कर दे रहे हैं तो आपका ज्यादा क्रॉप उगने की संभावनाएं बढ़ जा रही है। ठीक है, अब देखो, not all villages in India have such high level of irrigation apart from the riverine plains। coastal regions in our country are well irrigated। अगर रिवर के अराउंड जो प्लेन्स होती हैं, कि रिवर के अराउंड के प्लेन्स वेल इरिगेटेड क्यों होती हैं? पानी की मात्रा ठीक ठाक होती है, वहां से हम पानी लेते हैं और अपने खेतों में डाल देते हैं। उसके अलावा कोस्टल एरियाज में भी इरिगेशन ठीक ठाक हो जाता है। प्लेट्यू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। अब डेक्कन प्लेट्यू में क्या है कि डेक्कन में अभी देखोगे तुम लोग इंस्टाग्राम पे कि महाराष्ट्र के खूब सुंदर सुंदर रील्स आ रहे होंगे, एकदम ग्रीन ग्रीन। इस समय खूब बारिश हो रही होती है, लेकिन ऑल अराउंड द ईयर वहां पे बारिश ठीक ठाक नहीं हो रही थी। कई कई गांव में अगर ड्रॉट आ गया तो दिक्कत हो जाता है, इरिगेशन हो नहीं पाता है। इरिगेशन नहीं हो पाता है इसीलिए वहां पे फसल उग नहीं पाती है। और डेक्कन प्लेट्यू में लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। 40% ऑफ द लैंड को लेस इरिगेटेड है। ठीक है, total cultivable area of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today। in the remaining areas farming is largely dependent on rainfall। 40% से भी कम लोग ही अपना खेत इरिगेट कर पाते हैं। 60% से ज्यादा लोग अभी भी बारिश पर निर्भर है, और बारिश आपको पता है कितना अनइवन होता है, साल दर साल उसकी हालत और खराब होती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इरिगेशन इज अ मेजर फैक्टर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन इन योर विलेज और ऑफ योर लैंड। ठीक है, अब आगे देखो, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि मल्टीपल क्रॉपिंग किसको कहा जाता है। एग्जाम में आपके टीचर आपसे मल्टीपल क्रॉपिंग पूछ सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि एक ही लैंड पे अगर आप मोर देन 2 क्रॉप्स उगा रहे हो, या फिर 2 या 2 से 1 से ज्यादा क्रॉप उगा रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा उगा रहे हो, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। मतलब कि किसी लैंड पे अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाओगे भाई? अगर सिर्फ तुम एक ही फसल उगा रहे हो और लैंड बड़ा कर ले रहे हो तो चलो ठीक है, उग गया। लैंड कितना ही बड़ा कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा बड़ा तो कर नहीं पाओगे। अब इतना बड़ा लैंड है, इस पे मैं कितना ही गेहूं उगा लूंगा भाई, इसको बड़ा खींच के तो बड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं एक तरीका अपना सकता हूँ कि 6 महीने गेहूं उगाया, फिर इस पे ज्वार बाजरा उगाया, फिर इस पे गन्ना भी उगा दिया, फिर इस पे कभी आलू भी उगा दिया, सब्जियां भी उगा दी। तो इस एक छोटे से लैंड पे हम बारी बारी अलग अलग क्रॉप्स को यूज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। किसान भी होशियार है, गांव इसीलिए होशियार है, गांव इसीलिए डेवलप्ड है क्योंकि वहां का किसान भी होशियार है। 2 मेन क्रॉप्स उगाते हैं वहां पे। एक पोटैटो जो है वो उनका 3rd क्रॉप है पास्ट 15 से 12 ईयर्स तक। ठीक है, अब देखो ये जो चारों चीजें हैं ये वो लोग उगाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आप यहाँ आइए, देखिए एक मैं आपको बात बताता हूँ। अभी देखो, पहले के जमाने में क्या होता था कि सीड्स यूज होते थे। आप नेचुरल सीड्स यूज करते थे, गेहूं चावल ये सब उगाने के लिए नेचुरल सीड्स यूज किया, हो गया। फिर उसके बाद से इंडिया में 1960s के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आई। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब मैं हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि कोई सिस्टम अगर बहुत बड़ा चेंज लाता है तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और यहाँ पे इसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब इसने क्रॉपिंग पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस कर दिए, क्रॉपिंग प्रोडक्शन में भी बहुत सारा चेंजेस किया, इसीलिए रिवॉल्यूशन है। और क्रॉपिंग में हुआ इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस आई, जिससे हमारे इंडिया जो पहले अनाज कहीं से लेता था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के आते ही
हम लोग सरप्लस हो गए और अब हमारे पास स्टॉक भी रहता है और हम लोग अब विदेशों में अपना अनाज बेचते भी हैं। द क्रेडिट इज कर्टसी ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखिए क्या है कि पहले जो सीड्स उगते थे वो नॉर्मल सीड्स होते थे, भाई क्रॉप हो गया ठीक है। अभी हम लोग एक नए तरीके का सीड यूज करते हैं हायर यील्ड के लिए। अब उसके लिए पहले मुझे आपको यील्ड समझाना पड़ेगा। देखिए यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सीजन में आपका कितना क्रॉप उगा है वो आपका यील्ड होता है, ठीक है। अब एक सीजन में जितना क्रॉप होगा उसको यील्ड कहेंगे। मतलब कि अगर हमारे यहाँ कम प्रोडक्शन होता है तो लोअर यील्ड है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो हायर यील्ड है। तो इसीलिए अब उन सीड्स को रिप्लेस करने के लिए आ गई थी HYV सीड्स। HYV सीड्स हायर यील्ड वैरायटी सीड्स। हायर यील्ड मतलब अब ज्यादा यील्ड आएगा। तो मतलब इसको मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे समझाता हूं कि देखिए मान लीजिए कि गेहूं का प्लांट है, या थोड़ा डार्क कलर यूज करते हैं, ये है गेहूं आपका। अब इसमें ये जो है ना छोटा हो गया, रुक जाओ एक बार फिर इस पे समझते हैं। देखो ये है आपका गेहूं वाला प्लांट, ये आपके नॉर्मल सीड से आ रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल सीड हो गया। अगर आप HYV सीड पूरा मतलब फसल होगा, इसीलिए वो हाई यील्ड वैरायटी सीड हो गया। अब मान लो ये पूरे खेत में लगा हुआ है तो कम प्रोडक्शन होगा भाई, यहीं से तो फल आएगा जितना आएगा। लेकिन इस वाले में तो पूरा ज्यादा यील्ड निकल गया, इसलिए इसको HYV सीड्स कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं। HYV सीड्स के अपने नुकसान भी है, लेकिन अभी हमको अपने गांव के प्रोडक्शन बढ़ाना था, पॉपुलेशन को केटर करना था, तो हमने HYV सीड्स का यूज किया। टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस with relatively lower yield. Traditional seeds needed less irrigation. इनको इरिगेशन भी कब देगा? अब भाई कोई अगर तुमको ज्यादा फसल दे रहा है मतलब उसकी ज्यादा सेवा भी करनी पड़ेगी, तो ज्यादा सेवा करने के लिए आपको ज्यादा इरिगेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। Green revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds compared to the traditional seeds. The HYV seed promised to produce much greater amount of grain in a single plant. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग यहाँ देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आता क्या क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को समझाइए। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस में सबसे पहले मैंने आपको HYV सीड्स पढ़ा दी। उसके बाद से हमने पढ़ा कि किसान काऊ डंग को यूज करता था, लेकिन बाद में सरकार ने उनको फर्टिलाइजर मुहैया कराया कि आप फर्टिलाइजर डालो, उससे भी ज्यादा हायर यील्ड होगा। पेस्टिसाइड डाला, पेस्टिसाइड डाला मतलब पेस्ट जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं और बाकी रॉडेंट्स भी होते हैं, वो भी हमारे फसल को बर्बाद कर सकते हैं, तो उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड डाला, ठीक है। फिर उसके बाद से इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए कैनाल्स बनवाए, पंप सेट्स लगवाए, इलेक्ट्रिसिटी से आपका डैम बनवाया, डैम से आपका इलेक्ट्रिसिटी बनवाया और फिर उससे पंप सेट आप चलाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आती हैं। उसके बाद से पहले हम लोग बैलगाड़ी से बैल कोल्हू से वो करवाते थे, अभी हमारे पास ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, कंबाइन है और फिर डीजल मतलब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, HYV सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। ये जो डेटा हुआ है ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये पुराना बहुत पुराना डेटा हो गया है, इसलिए अभी इसको मुझे पढ़ाने का कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूब वेल्स फॉर इरिगेशन एंड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। मैंने यहाँ आपको सारी चीजें बता दी हैं कि फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी सबसे पहले थे अपने देश में जिन्होंने मॉडर्न प्रैक्टिसेस को यूज किया था, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। ट्यूबवेल्स यूज करते थे, HYV सीड्स यूज करते थे और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे। अब आते हैं अगले पे। हमने इस वाले चैप्टर में मोस्टली लैंड की बात करनी है, ठीक है। तो फिर से हम अपने में देखते हैं कि विल द लैंड सस्टेन। सस्टेन मतलब होता है क्या, उसको वो रोक पाएगा उतना जितना उसको बोझ दिया जा रहा है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। मतलब कि हमने अपने जमीन को इतना ओवर यूज किया, इतना ओवर यूज किया, 1960 से 2025 आ गया, बताओ 65 साल हो गए,
65 साल में हमारे लैंड की क्या मतलब कितना ही कष्ट सहा है उसने कि दे पेस्टिसाइड, दे इंसेक्टिसाइड्स, दे फर्टिलाइजर, खूब क्रॉप उगाए, ये ले HYV सीड्स, खूब ढेर सारे उगाए हमने, ठीक है। तो क्या उतना लैंड हमारा रोक पाएगा? इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब आप किसी चीज को अगर ओवर यूज कर लोगे, किसी मशीन को आप दिन रात चला रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी घटी जानी है। एंड दैट वाज द रीजन फॉर द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। Also, continuous use of groundwater for tubal irrigation has led to the depletion of the water table. आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कि चेन्नई में ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है। हम लोग अपने घर पे ये पानी खोल के रखते हैं, इतना सा हाथ धुलना है उसके लिए खूब तेज नल खोल लिया, धड़ा धुले जा रहे, पानी बर्बाद किए जा रहे हैं। वो पानी आ कहाँ से रहा है? ग्राउंड से आ रहा है। ग्राउंड वाटर एक बार डिप्लीट हो गया तो जगह जगह टैंकर्स खड़े करने पड़ेंगे, वो भी टैंकर में पानी कहाँ से आएगा? लिमिटेड 1-1 लीटर फिर हर घर को देना पड़ेगा। चेन्नई में यही हालत हो गई है, अगल बगल के गाँवों से ले आना पड़ता है। ग्राउंड वाटर इज वेरी नेसेसरी गाइस, प्लीज सेव वाटर। आप वेस्ट मत करिए, वेस्ट करेंगे तो ज्यादा दुख होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, पालमपुर में खूब ढेर सारा हम लोगों ने इरिगेशन के लिए पानी यूज किया, जो कि वाटर टेबल घटा दिया और ग्राउंड वाटर जो था हमारा जो था वो डिप्लीट हो गया, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है वो, अब देखो पानी गिरा, अब तुम लोग सोचोगे हम लोग पानी गिरा रहे हैं, पानी तो चला जा रहा है जमीन पे ही तो जा रहा है, जमीन से जमीन पे वो परत दर परत नीचे जाते जाते ओवर द ईयर्स ऐसा होता है कि वो ग्राउंड वाटर बनता है, क्योंकि कभी सन एवोपरेट कर जाएगा, वो वेस्ट वाटर भी हो जाएगा, कई सारा इधर उधर भी फैल जाता है। तो पानी ग्राउंड वाटर बनने में बहुत टाइम लगता है, वो ओवर द ईयर बनता है, तो उसको बचा के रखने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी, ठीक है। We must take care of the environment to ensure future development of agriculture, ठीक है। अब देखिए, chemical fertilizer provide mineral which dissolve in water but are immediately available to plant, but these may not be retained in the soil for long. They may escape from soil and pollute groundwater, rivers and lakes. अब होता क्या है कि हमने अपने जमीन पे मान लो खूब केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए। अब केमिकल फर्टिलाइजर उस चीज को और ज्यादा वेस्ट ही कर रहा है, तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर है, वो केमिकल फर्टिलाइजर जब खेत में जाता है और उसके बाद से मान लो बारिश आई तो वो पानी ले गया तो वो हमारे किसी रिवर को भी जाके पोल्यूट करेगा, हमारे ग्राउंड वाटर को भी जाके पोल्यूट करेगा। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन लीड टू पोल्यूशन ऑफ वाटर, कैन लीड टू पोल्यूशन ऑफ क्रॉप्स, कैन लीड टू पोल्यूशन इन आवर फूड एंड कैन लीड टू पोल्यूशन इन द ग्राउंड वाटर इटसेल्फ। तो एक केमिकल फर्टिलाइजर को अगर आप ठीक से यूज नहीं करते और एक्सेसिव यूज करते हो तो मतलब सॉइल खराब ही करेगा। प्लस हमारे सॉइल में कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ये उन यूजफुल बैक्टीरियाज को भी मार देता है, और उसको मारने के बाद से फिर आपका सॉइल एक्सेसिव यूज होने के कारण फिर यूज होने के लायक नहीं बचता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब मैंने जो आपको वो बताया था वो इस सेक्शन में है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाला, कुछ लोग तो हैं जो लैंडलेस ही हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो एक गांव में जो अपर कास्ट लोग हैं उन लोग के पास तो बड़ी बड़ी जमीनें हैं, लोअर कास्ट के पास छोटी छोटी जमीनें हैं। कुछ ऐसे लोअर कास्ट है जिनके पास जमीनें हैं ही नहीं, वो जमीनें फिर मान लो एक होता है रेहन होता है हम लोग के यहाँ, जिसमें आप मान लो मैं बाहर रहता हूँ और मेरा ये खेत है, मैंने इस खेत को किसी को रेहन पे दे दिया। अब किसी लैंडलेस फार्मर को भी दे सकता हूँ या फिर कोई ऐसा जो अगल बगल उगाता हो उसको भी दे सकता हूँ। ये मेरे खेत को मैंने दे दिया रेंट पे, कोई लैंडलेस फार्मर इसको उगाएगा और फार्मर उगा करके फिर उसका थोड़ा हिस्सा मतलब ज्यादा हिस्सा मुझे आएगा, थोड़ा हिस्सा उसको जाएगा। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कास्ट के अनुसार अभी भी इंडिया में है। मेजर जो लैंड चंक है वो अपर कास्ट फैमिलीज के पास है, लोअर कास्ट फैमिलीज जो कि ज्यादा है पॉपुलेशन में उनके पास लोअर अरेबल लैंड है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, अपर कास्ट फैमिलीज हैं वो कम रहती हैं, 80 फैमिलीज ही हैं, लेकिन उनके पास मोस्ट ऑफ द लैंड है। और जो एससी पॉपुलेशन है, लोअर कास्ट पॉपुलेशन है, वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, फिर भी उसके पास स्मॉलर लैंड है, ठीक है। तो इसके बाद से ये आपका पार्ट 1 ऑफ द वीडियो रहेगा। नाउ वी विल टॉक फ्रॉम दिस पॉइंट, इसके बाद वाले पॉइंट्स हम जो भी हैं वो पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेंगे। तो आप इसके सारे नोट्स अगर बनाओगे या फिर नोट्स भी मैं आपको एक कंसाइज नोट्स बना के भेज दूंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो फिर ये हमारा टेलीग्राम है, इसमें वोल्टा जूनियर या वोल्टा क्लासेस जूनियर जो भी आप सर्च करेंगे आपको हमारे चैनल मिल जाएगा। कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, वर्कशीट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वो वर्कशीट और पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देंगे।
ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट पे बताइएगा, और वीडियोस के लिए आप हमको बता सकते हो। एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस आते रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारी चीज़ें हम बारी बारी अपलोड कर देंगे। 9th और 10th दोनों क्लासेस की वीडियो सभी इसी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू।